फिजियो के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में महरीन मजहर, फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। और सेकेंडली आप मुझे बता सकती हैं कि हमारा जो पोस्चर है, जैसे हम इस टाइम बैठे हुए हैं, तो क्या ये इस चीज़ की जिम्मेदार हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि हमारे जो मसल में स्टिफनेस या फिर दर्द शुरू हो जाता है? अगर हम प्रीवियस 30 इयर्स में देखें तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम ये कहते थे कि नेक पेन, लोअर बैक के जो कॉजेज़ हैं वो हमारी अलाइन कोई भी आइलमेंट हो सकती है, कोई डिज़ीज़ हो सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर कोविड हम ये मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो केसेस हमारे पास आते हैं नेक पेन के, बैक पेन के, वो पोस्चरल केसेस होते हैं। पोस्चर ख़राब है पेशेंट्स का, लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब जिस तरह से ऑनलाइन जिस सारी कन्वर्जन हुई है कोविड के बाद, मैक्सिमम लोग 8 to 10 आवर्स की प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे होते हैं। जो आईटी में वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं, वो 8 to 10 आवर्स की प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनके नेक और बैक में पेन आना शुरू हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि पोस्चर डिस्टर्ब हो रहा होता है, बॉडी की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रही होती है, हमारे पूरे नेक के, बैक के मसल स्टिफनेस, स्पैज़म की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्योंकि हम सेम उसी रूटीन में चल रहे होते हैं, वी आर नॉट चेंजिंग ओवर रूटीन, तो उसकी वजह से फिर ये मसले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे होते हैं और वो स्पाइन को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब स्पाइनल केसेस आते हैं फिर वो इतना ज़्यादा मसला बढ़ जाता है, जिन्हें हम मोहरों के मसले बोलते हैं। गर्दन में दर्द आ रही है, फिर बाजू में रेडिएट करती है पेन, हाथों में नमनेस, सुनपन आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के मसले होते हैं कि जिनको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आप किसी सर्जन के पास जाते हैं या किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं या रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको पेन किलर्स, एंटीबायोटिक यही लेते रहें आप लोग बस। इतनी हैवी डोजेस की मेडिसिन होती हैं या पेन किलर्स होती हैं कि वो फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम जो 70 to 80% केसेस होते हैं वो मैकेनिकल नेक और बैक पेन के होते हैं, जो हमारे पोस्चर, हमारे लाइफस्टाइल से बेहतर हो सकते हैं। अगर हम पोस्चर पे वर्क करना शुरू करें, अपने प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स को कम करना शुरू करें, थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना शुरू करें, तो वो 70 to 80% केसेस खुद ब खुद भी ठीक हो सकते हैं। उसमें आपको किसी मेडिसिन की किसी तो मेरे नाम मुझे बता सकती हैं कि जो हम सही पोस्चर की बात कर सकते हैं वो किस तरह से है? जैसे मैं अभी बैठी हुई तो मुझे है कि मैंने शोल्डर्स को बिल्कुल बैकवर्ड स्ट्रेट करके बैठना है। अगर मैं कंधों को झुका कर बैठूंगी तो मुझे लगेगा शायद मेरा पोस्चर ख़राब हो रहा है। लेकिन अगर सीधा बैठने से भी आपको कभी कभी नेक में या फिर ये स्टिफनेस हो जाती है, तो कैसे हम पोस्चर बैठ सकते हैं जिनकी ड्यूटी 7 आवर्स 8 आवर्स की होती है, इससे भी ज़्यादा होती है, तो किस तरह से हम बैठें? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि मैं कोई भी मेरे पास अगर आ रहा है, जैसे प्रोफेशनली लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनको आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप 7 to 8 आवर्स की सिटिंग ना करें या फिर आप इरेक्ट एक ही पोस्चर में बैठे रहें या फिर शोल्डर्स को आपने स्लाउच नहीं करना। ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है कि हम खुद पीछे जाना शुरू कर देते हैं, स्लाउच करना शुरू कर देते हैं। तो मेजरली जो हम गलती कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि हमारी बैक स्ट्रेट नहीं है, हमारे हिप हमेशा बैक के साथ, चेयर के बैक के साथ लगने चाहिए। उससे ये होगा कि हम अपनी स्पाइन को थोड़ा सा अलाइन करेंगे। दूसरा ट्राई किया करें कि शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करके थोड़ा सा बैठें, और अगर आपको लग रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्लाउच हो रहे हैं, थोड़ा सा अपनी बैक को एक्सटेंड कर लिया, होल्ड कर लिया 10 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। इस तरह से होगा कि आपकी थोड़ी रूटीन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नॉर्मली अगर हम कॉन्टीन्यूसली जैसे 40 मिनट्स to 1 आवर के लिए कॉन्टीन्यूसली एक ही पोजीशन में बैठे हैं तो हमारे मसल स्टिफनेस की तरफ जा रहे हैं। डू ट्राई टू चेंज योर पोजीशन आफ्टर 20 to 30 मिनट्स। ये मैं नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रही हूँ। जैसे हमें कोई पेन्स नहीं है सच बॉडी में, लेकिन हमारी रूटीन इस तरह की है कि हमें ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। तो हमें हर 20 से 30 मिनट में अपनी पोजीशन को चेंज करना है, चाहे वो बैठे बैठे करें, चाहे उठ के थोड़ी चहलकदमी कर लें या फिर थोड़े बैठ के स्ट्रेचेस कर लें। तो इस तरह से ट्राई करना चाहिए कि पोजीशन चेंज करें। और ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए कह रही हूँ, और जिनको ऑलरेडी पेन्स एग्जिस्ट कर रही हैं या मोहरों का, स्पाइन का कोई इशू आ रहा है, उनके लिए ये टाइम ड्यूरेशन और कम हो जाता है। 10 to 15 मिनट्स के बाद उनके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करें। ठीक हो गया। महरीन, जैसे कि आपने मोहरों की बात की है तो हमें लगता है कि लाइफ लॉन्ग इशू है और ये साथ ही चलता है। इसके लिए आप सिर्फ एंटीबायोटिक या फिर जो भी पेन किलर्स वगैरह, जब आपको ज़्यादा स्वेयर मसला तो ले सकते हैं। और यहाँ से कहा जाता है कि कोई क्रीम लगा लिया जाए, कोई लोग बहुत ज़्यादा ऑयलिंग वगैरह करते हैं, मसाज जिसे हम कह सकते हैं। तो उसके अलावा
फिजियोथेरेपी से क्या ये पेन रिलीफ हो सकती है या इसको हम थोड़ी देर के लिए कम कर सकते हैं जो हम कह रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग चल रहा होता है? अगर तो बेसिकली हमारे पास जो स्पाइन के केसेस आते हैं, या फ़र्ज़ कर लें अगर हम स्पेसिफ़िकली अभी लोअर बैक की बात करें, तो उसमें कुछ केसेस होते हैं एक्यूट और कुछ होते हैं क्रॉनिक। एक्यूट केसेस वो होते हैं जैसे सडन किसी को पेन निकल आई है, रात को सो के सुबह उठे हैं तो हमारी कमर हिल नहीं रही, हम मूव नहीं कर पा रहे, ये एक्यूट केसेस हैं। या सडन जिम में जैसे आजकल इट इज़ वेरी कॉमन कि हम वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, हैवी वेट उठा रहे होते हैं, उसके बाद हमारी कमर सीधी नहीं हो पा रही होती, तो ये एक्यूट केसेस है, सडन पेन निकली और वो अब बर्दाश्त से बाहर चली गई है। दूसरे केसेस आते हैं क्रॉनिक केसेस, जिसमें मसले बहुत जैसे 10 जैसे पेशेंट्स अक्सर हमारे पास आके कंप्लेन कर रहे होते हैं कि 10 साल से पेन है उन्हें, 5 साल से पेन है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है उनके साथ और उन्होंने शायद उस पेन के साथ जीना भी सीख लिया है। उनको लगता है कि शायद हम एक पैनाडोल लेंगे या कोई पेन किलर लेंगे तो वो टेपर डाउन हो जाएगी, पेन उनकी कम हो जाएगी। मसला यहाँ पे आता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि उनको अगर इस तरह के मस्कुलोस्केलेटल केस या किसी भी लोअर बैक पेन होती है, नेक पेन होती है, तो उनको किसके पास जाना चाहिए, कौन इसको डील करेगा। पहले तो सबसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ख़ुद से दवाइयाँ लेना शुरू ना करें। अगर हम रेगुलरली पेन किलर्स पे जाना शुरू कर देंगे तो हम डे बाय डे ये नोटिस करना शुरू करेंगे कि पहले हम लो डोज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, नेक्स्ट डे हम हैवी डोज़ की मेडिसिन ले रहे हैं और वो भी आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। फिज़ियोथेरेपी इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट जो कि आपके लोअर बैक, नेक और जितने भी आपके मस्कुलोस्केलेटल केसेस हैं उसको 80 to 90% रिकवर कर सकता है। कोई 5 to 10% केसेस होंगे जिसमें हम सर्जरी रेकमेंड करते हैं स्पाइनल केसेस में, उसके अलावा हम कभी भी सर्जरी रेकमेंड नहीं करते। और मेडिसिन भी हम उन लोगों को रेकमेंड करते हैं जैसे बहुत एक्यूट पेन है, पेशेंट की बर्दाश्त से बाहर तकलीफ जा रही है। जैसे आपने कहा कि फिजियो से ये ट्रीट हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है, इस तरह से अच्छा फिजियो मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप अगर जैसे हम गलत कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो जो हमारी जो पेन होती है वो एक तरह से बढ़ जाती है और वो शायद मसला थोड़ा सा और ज़्यादा देर लंबा हो जाता है। इसी तरह से कोई गलत एक्सरसाइज के साथ जैसे हम कोई थेरेपी कोई गलत करवा लें तो वो भी तो उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग थेरेपी गलत नहीं होती। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेसिफिकली जब आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाते हैं तो इनिशियली फर्स्ट 2-3 डेज़ में बॉडी हमारी वैसे ही क्रैम्प्ड हो जाती है, बॉडी में ज़्यादा स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम जिम स्टार्ट करते हैं, इनिशियली आपने जिम स्टार्ट किया, आपको पता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी क्रैम्प्ड होगी। सेम गोज़ फॉर द फिजियोथेरेपी। इनिशियली 2-3 दिन तो हमें लगेगा कि हमारी बॉडी और ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई है, और जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो फिर पेशेंट्स को लगता है शायद फिजियोथेरेपी उनके लिए नहीं है या फिजियोथेरेपी उनकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रही। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ सोरनेस की वजह से हो रहा है, दुखन की वजह से हो रहा है, जो फिजियोथेरेपी के पहले दूसरे सेशन में होना नॉर्मल है। बिल्कुल इस तरह से है। तो जैसे हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि हमारी गर्दन पे बल पड़ गया है, तो हम कहते हैं सरहाना हमने ठीक नहीं रखा हुआ, रात को सोएंगे तो सरहाने के बगैर अगर सोएंगे तो उससे आराम आ जाएगा, या एक मिथ होती है सरहाने को धूप में रख दिया जाए उससे बेहतर हो जाएगा। तो जो गर्दन पे बल पड़ रहा है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जो भी हमारी क्रीम्स वगैरह होती हैं वो यूज़ करके या पेन किलर लेकर या फिर हम स्टार्टिंग में कोई फिजियो के पास चले जाएँ? अगर तो पेन आपकी जैसे क्रॉनिक हो गई, आपको रेगुलरली रात को सो के उठ रहे हैं, सुबह फटीग फील करते हैं, आपको लगता है कि आपकी 8 आवर्स की स्लीप के बाद भी आप फ्रेश नहीं उठ रहे, आपकी नेक में बैक में पेन आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मैट्रेस का इशू होता है। ट्राई टू चेंज योर मैट्रेस चेंज करके देखें, अपने नेक का पिलो चेंज करके देखें, और फिर भी अगर ये चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं तो फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर में कोई इशू आ रहा है, या तो कोई पट्टा बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हैं, या फिर स्पाइन के अंदर कोई डिस्क बल्ज डेवलप हो गया। सही हो गया। तो ट्राई करें कि तब फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करना। तो मेहरीन कोई सरहाने का पोस्चर ऐसा है जिसको हमने कितनी हाइट पर रखना है, पतला सरहाना लेना है या मोटा लेना है, कौन सा बेहतर होता है? नॉर्मली जो आइडियल हाइट होती है, जैसे हमारे कान और कंधे के दरमियान में जितना डिस्टेंस है ना, इतना ही पिलो रिकमेंडेड होता है, ना इससे ज़्यादा ऊंचा और ना ही ज़्यादा नीचा। और ये भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि अगर दर्द होती है तो फिर पिलो बिल्कुल निकाल लेते हैं। ये काम नहीं करना, क्योंकि हमारी अल्लाह ताला ने एक स्पाइन की कर्व बनाई हुई है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर पिलो की ज़रूरत होती है। तो आप मुझे बता सकती हैं कि जो मोहरों का दर्द है उसके लिए थेरेपी कितने अरसे तक हम करवानी चाहिए?
ये डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर, पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आ रहा है, क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसकी, और उसकी एमआरआई और उसकी पेन दोनों किस तरह से कोरिलेट कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट एक्सरेज, एमआरआई सब कुछ लेके आ रहा होता है, लेकिन उसकी पेन की जो सिवियरिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है और उसकी एमआरआई की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स होती है। उन दोनों चीज़ों को, उसकी इमेजिंग को और उसकी पेन की या प्रेजेंटिंग कंप्लेन को देखते हुए हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करना होता है। अगर तो पेशेंट की सिवियरिटी पेन की या फिर उसकी स्पाइन की इतनी बुरी कंडीशन नहीं है तो नॉर्मली जो स्पाइन के केसेस हैं वो एटलीस्ट 2 वीक्स के अंदर रिकवर कर जाते होते हैं, 2 वीक्स की फिजियोथेरेपी के अंदर रिकवर कर जाते होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर हम इस चीज़ को अवेयर कर रहे हैं, हमें है कि हम फिजियो के पास नहीं जा रहे हैं, घर में ही बैठकर आपस में हम फिजियो बने हुए हैं, वो इस तरह से आपको कर रहा है, कुछ भी करके बहुत स्पेयर चीज़ें चली जाती हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर डिस्क बल्ज एक्यूट हुआ है और पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि डिस्क बल्ज होता क्या है। अल्लाह ताला ने हमारी कमर में कुछ मोहरे बनाए हुए हैं, फ़र्ज़ करें ये 2 हमारे मोहरे हैं, इनके दरमियान में एक जेली नुमा डिस्क बनाई होती है जो कि इन मोहरों की मूवमेंट या हमारी मूवमेंट में थोड़ा हेल्प आउट करती है, कुशनिंग प्रोवाइड करती है। अब इन 2 मोहरों और दरमियान में डिस्क के पीछे एक कैनाल गुजर रही होती है जो हमारी गर्दन से निकल के पूरी टांग के पट्टों तक के सप्लाई कर रही होती है, पैर के पट्टों तक को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब इस कैनाल, अब बेसिकली होता क्या है, जब डिस्क बाहर को निकलेगी तो वो उस कैनाल को कंप्रेस करना शुरू कर देगी जिसके अंदर से नर्व्स पास कर रही होती हैं जो हमारी गर्दन से निकल के पूरे बाजू और हाथों को सप्लाई कर रही होती हैं और कमर से निकल के हमारी टांगों और पैर के पट्टों को सप्लाई कर रही होती हैं। तो बेसिकली इन नर्व्स का कनेक्शन जो हमारे पूरे ब्रेन से हमारे पूरे मसल्स और हमारे हाथों पैरों तक फैला हुआ है, वो कनेक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है अगर हमारा कहीं पे भी गर्दन में डिस्क बल्ज आ गया है या हमारी कमर में डिस्क बल्ज आ गया। अब डिस्क बल्ज अगर आ गया है तो हमें नोटिस करना चाहिए कि हमारे पास सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। कमर के मोहरों में नस दबना शुरू हो जाती है, नर्व कंप्रेशन आता है। नर्व कंप्रेशन जैसे ही आएगा तो आजकल शायद आपने वर्ड सुना हो सायाटिका, इट इज़ वेरी कॉमन, शियाटिका लोग बोलते हैं या री का दर्द बोलते हैं, जिसमें वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनकी कमर से दर्द निकल के पूरी टांग में जा रही है, टांग में आ रही है, बिल्कुल उसके टोक तक। बाज़ दफ़ा एक टांग में आ रही होती है, मैक्सिमम टाइम्स एक लेग में आ रही होती है और जब बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है तो फिर दोनों टांगों में रेडिएट करना शुरू हो जाती है, पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, टो में बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो जाती है बिग टो में, या फिर फुट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको ट्रीट करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तभी रिकवरी आना शुरू होगी। अब फ़र्ज़ करें एक बंदा गया है जिम में, उसको बहुत ज़्यादा उसने वेट लिफ्ट कर लिया गलत तरीके से, अब वेट लिफ्ट किया, उसका डिस्क बल्ज हुआ, अगर वो रेस्ट में चला जाता है कुछ टाइम के लिए या कोशिश करता है कि थोड़ा जिम अवॉइड करे इनिशियली, तो वो खुद ब खुद भी डिस्क उसका बेहतर हो सकता है, डिस्क बल्ज उसका नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा, डिस्क ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट अर्ली नहीं लेगा तो ये मसले फिर आगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सायाटिक की तरफ जा सकते हैं, सायाटिका की तरफ जा सकते हैं, ये नर्व कंप्रेशन स्टार्ट हो सकता है, तो ये सारे मसले इस तरह से एग्रावेट होते हैं, बढ़ते हैं। बिल्कुल इस तरह से है, जैसे आपने कहा ना कि कमर से निकल कर एक टांग में या फिर उसके टो तक जाती है, तो ये बहुत रेयर नहीं है, मतलब मुझे लगता है आम है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। और मेरी अम्मी इसको कहती है कि रीढ़ की दर्द का ऐसा रीढ़ का दर्द इस तरह से करके इसको कुछ कहती हैं। अच्छा, मैं आपसे, मेरे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, जब भी हम घर में कोई चीज़ वजनी उठाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने नीज़ को बेंड नहीं करते हैं, हम सीधा उसको पुल करके उठा लेते हैं। इसकी वजह से 2-3 बार मेरे भी इस तरह से सेम कमर में दर्द दिख रहा है। फिर मुझे किसी ने समझाया कि बैठने का एक पोस्चर, अगर आप किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो हम ये चीज़ अपने घरों में नॉर्मली नहीं बताते हैं कि आपने इस चीज़ को कैसे हैवीली इसको लिफ्ट करना है, तो उसके बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल। हमारा जो सबसे बेहतरीन तरीका है किसी चीज़ को नीचे से लिफ्ट करने का, वो ये है कि हमारी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और नीज़ को बेंड करके फ्लेक्स करके आप प्रॉपरली उठाएं। जिम में भी मोस्ट ऑफ द टाइम इंजरीज ऐसे ही होती हैं, या फिर जो भी जितने भी डिस्क बल्ज जिसके केसेस आते हैं उसमें 70 to 80% इसी वजह से आ रहे होते हैं क्योंकि हम गलत तरीके से चीज़ों को ड्रैग कर रहे हैं या लिफ्ट कर रहे होते हैं। तो बेहतरीन तरीका यही है कि जिस तरह से आपने बताया कि नीज़ को बेंड करके बैक को स्ट्रेट करके फिर आप लिफ्ट करें या स्क्वाट की पोजीशन में आप जाके लिफ्ट करें, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लिफ्ट द वेट।
बिल्कुल इस तरह से, और यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं अगर हम डेली लाइफ में अगर इसको सीख लें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे आप फिजियो की बात कर रही हैं तो बहुत सारे क्लिनिक्स इस तरह से है जो अभी ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपी आम हो गई हुई है। तो जो माएँ हैं वो बच्चों को स्कूल लेने या छोड़ने जाती हैं तो वहाँ पे जाके फिजियोथेरेपी एक तरह से करवा लेती है। तो मुझे लगता है रिलीफ है, अगर हाउस वाइफ्स अगर जाकर 30 to 40 मिनट्स अपने लिए निकाल रही हैं तो बहुत ज़रूरी है। 250 से या 300 रुपया कोई सर्टन क्लिनिक्स वगैरह है वो ले रहे हैं और हर तकरीबन जगह पर ये मौजूद है। तो आपको लगता है इसके बारे में भी अवेयरनेस जो है अभी मज़ीद क्रिएट करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। अभी भी मैक्सिमम लोग जो हमारे पास आते हैं, जैसे माइग्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग 10-10 साल से माइग्रेन के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है कि फिजियोथेरेपी से माइग्रेन 70 to 80% रिकवर कर जाता है। बिल्कुल, तो मुझे भी नहीं पता, मुझे माइग्रेन का सीवियर इशू है। माइग्रेन फिजियोथेरेपी से रिकवर कर जाता है, प्लस कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स। इट इज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का। अगर आप माइग्रेन का इशू फेस कर रही हैं तो आप ट्राई करें कि आप फिजियोथेरेपी लाजमी लें, और कुछ ही सेशंस में इंशाल्लाह एटलीस्ट 8 सेशंस के अंदर आप रिकवर कर जाएंगे। तो उस सेशंस में क्या शामिल होता है, किस तरह से आप थेरेपी करती हैं? उसमें डिफरेंट मोडेलिटीज़ अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि माइग्रेन की कॉज क्या होती है, ठीक है। अब माइग्रेन के लिए स्पेसिफिक कोई टेस्ट की ज़रूरत होती है? टेस्ट की ज़रूरत इनिशियली तो नहीं होती। अगर तो आपका डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है कि आपका बेसिकली रूट कॉज क्या है, तो फिर हम, अगर तो नहीं डायग्नोज हो रहा डॉक्टर से, नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप उसको फ़ौरन से MRI एक्सरेज नहीं लिख के देते कि जाएं आप पहले ये सब कुछ करवाएं। हम प्रॉपरली फिजियोथेरेपी में वी नो द टेस्ट, हम असेसमेंट प्रॉपरली पेशेंट की करते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। समहाउ अगर हमें लगता है कि ये डायग्नोसिस ठीक नहीं है या फिर बहुत सारे डायग्नोसिस मैच हो रहे हैं और सारे, तो फिर हम MRI या एक्सरे रेकमेंड कर देते होते हैं। अब माइग्रेन के जो कॉजेज़ हैं वो बाज़ दफ़ा ये होते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म आपकी नेक स्ट्रेस में रही है या पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से नेक के पैरास्पाइनल मसल स्टिफ हो रहे हैं, या फिर आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन में कहीं कोई डिस्क बल्ज आया है जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो आपके आधे सर में, आँख में दर्द आना शुरू हो जाती है। अब जब हम नॉर्मली क्लिनिक में ट्रीट करते हैं तो फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। फिजियोथेरेपी में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम माइग्रेन को डील कर सकते हैं। उसकी स्पाइन के ऊपर मोबिलाइजेशंस ऐड करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करते हैं, जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें लगेगा कि ट्रिगर पॉइंट डेवलप है उसको रिलीज़ करेंगे। मतलब एक समझ लें कि 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक सेशन होता है जिसमें हम प्रॉपरली सब टेक्निक्स अपनी अप्लाई करके उस माइग्रेन वाले इशू को डील कर रहे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बात, लिटरली मुझे इससे पहले नहीं पता थी कि हम फिजियोथेरेपी से भी माइग्रेन को डील कर सकते हैं। मुझे तो हमेशा से पेन किलर या थोड़ी सी एहतियात जो होती है बस मैं वो करती हूँ। जैसे कि अभी आपने माइग्रेन की बात की है तो हमें लगता है कि स्पेसिफिक हिस्से पर अगर दिमाग के या सर के दर्द हो तो उसका ताल्लुक डिफरेंस होता है। अगर बैक पे हो रहा है तो शायद कहते हैं स्ट्रेस है, राइट पे हो रहा है तो शायद नींद की कमी है। ऐसा कोई मिथ है या इस तरह से ही है? बिल्कुल ऐसे होता है। जैसे अगर हमारे नेक के मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं तो हमारे बैक ऑफ द हेड में बहुत एक्सट्रीम वाला पेन होना शुरू हो जाएगा। टेंशन हेडेक बोलते हैं उसको, वो भी मस्कुलर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपको हेडेक्स मिलेंगे ना, ये सारे आपके मसल्स से लिंक करते हैं। और जो नेक पेन है या हेडेक्स या माइग्रेन्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्ट्रेस से भी लिंक कर रही होती हैं। जितने ज़्यादा स्ट्रेस से ही मुझे लगता है, जितना ज़्यादा आप टेंशन में होगे, स्ट्रेस में होगे, आप खुद फील करोगे कि फ़ौरन आपकी गर्दन के पट्टे अकड़ना शुरू हो गए हैं या फिर सर में दर्द आना शुरू हो जाती है। तो ये जो टेंशन हेडेक्स हैं, माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, ये सारे आपके मसल्स की स्टिफनेस से लिंक कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा मसल स्पैज़म से लिंक कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट या जितने भी हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं वो हमें विटामिन डी बहुत रिकमेंड करते हैं, विटामिन डी, B3 इस तरह से। तो ये लेना अच्छी बात है, ले लेना चाहिए हमें, या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर भी हमें लगता है सनी डी ये वो चल रहा है तो ये ले लेना चाहिए हमें? अगर मैं अब आपको रिकमेंड करूं, अगर हम पिछले 20 to 30 इयर्स बैक बात करें तो हमारी डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे। विटामिन डी, कैल्शियम, हमें बाहर से किसी चीज़ को इनटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं 20 to 35 इयर्स एज की, क्योंकि उनमें जाके 40 इयर्स के बाद, 50 इयर्स के बाद मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा जो 20 to 35 इयर्स वाली फीमेल्स का ग्रुप है वो लाजमी अपनी डाइट
डाइट में बाहर से विटामिन डी का इंटेक स्टार्ट करें, कैल्शियम का इंटेक लाजमी स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल्स की बॉडी के अंदर ज़्यादा अर्ली डिजनरेटिव चेंजेस शुरू होते हैं, ओस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, ओस्टियोपीनिया स्टार्ट हो जाता है। exactly. तो इसीलिए इट इज़ कंपलसरी, सबके लिए कंपलसरी अब, क्योंकि हम ऐसी कोई डाइट नहीं ले रहे जिसमें स्पेसिफिकली हमें सारे न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स अवेलेबल मिलें। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया मेहरीन आपका।